एक जॉम्बी से भरी दुनिया में जहां जॉम्बीज ने हमला कर दिया है, इंसानी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। शहर अब रहने लायक नहीं बचे। एक लड़का मार्को बचपन से ही अपने पिता के साथ जंगल में रह रहा है। बाहर की खतरनाक दुनिया से बचाने के लिए उसका पिता उसे एक बंदूक देता है और सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे खुद को बचाया जाए। लेकिन मार्को अभी बहुत छोटा होता है और बंदूक की स्लाइड खींचने की ताकत उसमें नहीं होती। जब बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है तो वो डर कर अपने पिता की ओर देखता है। हालांकि दोनों एक दूसरे पर ही जिंदा रहने के लिए निर्भर हैं, फिर भी उसके पिता बहुत कम बोलते हैं और मार्को से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं। इस वजह से मार्को अक्सर अकेलापन महसूस करता है। उसके पिता को जंगल से बाहर की ज़ॉम्बी से भरी दुनिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और जब तक मार्को खुद को ठीक से बचाना नहीं सीख लेता, तब तक वो उसे बाहर जाने से रोकता है। लेकिन मार्को को बाहर की दुनिया को लेकर बहुत जिज्ञासा होती है। जब भी वह पानी लेने जाता है, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर निशान बनाता जाता है और धीरे धीरे अपनी सीमा और आगे बढ़ाता जाता है। एक दिन जंगल में घूमते हुए मार्को को एक छोड़ा हुआ आरवी मोबाइल वैन दिखता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर चढ़कर वह इधर उधर देखता है और एक खिलौना ढूंढ लेता है। लेकिन तभी अचानक एक काला सा साया आरवी के अंदर आ जाता है। डर से कांपता हुआ मार्को कोने में छिप जाता है, पर वह अजनबी लड़का दुश्मन नहीं होता। जब वह लड़का खिलौना उसकी ओर बढ़ाता है, तब मार्को समझ जाता है कि वो भी उसी की उम्र का एक लड़का है। उस लड़के का नाम मिको होता है। मिको की दोस्ती और प्यार देखकर मार्को अपने हेडफोन उतारता है और उसे संगीत सुनने के लिए बुलाता है। इस तरह दोनों अकेले बच्चों में दोस्ती हो जाती है। मार्को जानता है कि वो अपने पिता को इस बारे में नहीं बता सकता, इसलिए वो मिको से मिला खिलौना छुपा देता है और पानी की बोतल लेकर वापस कैंप लौट जाता है। लेकिन वो बहुत देर से लौटता है, जिससे उसका पिता गुस्से में चिल्ला देता है। घबराहट में मार्को के हाथ से सारी अखरोट जमीन पर गिर जाते हैं। उसके पिता मान लेते हैं कि मार्को अखरोट ही लेने गया था। इसके बाद मार्को अक्सर आरवी में मिको से मिलने जाता रहता है। वहां उसे पता चलता है कि मिको अपनी मां के साथ रहता है। मिको की मां अक्सर उसे प्यार से गले लगाती है। यह देखकर मार्को भी अपने पिता को गले लगाने की कोशिश करता है, पर उसके पिता उसे तुरंत झटक देते हैं। एक दिन मार्को अपने केबिन में एक औरत की फोटो देखता है। हिम्मत करके वह अपने पिता से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसके पिता बस उसे सोने को कह देते हैं। एक बार उसके पिता ने उसे एक कहानी की किताब दी थी, जिसमें एक परी जंगल छोड़कर स्टोन वैली नाम की जगह चली जाती है। मार्को मान लेता है कि उसकी मां भी उस परी की तरह स्टोन वैली में होगी। एक दिन जब मार्को और उसके पिता शिकार पर जाते हैं, तभी अचानक गोलियों की आवाज आती है। मार्को जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि मिको की मां अपने हाथ में चोट लेकर उसके पिता के सामने घुटनों पर बैठी है। तभी उसके पिता बिना हिचकिचाए उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर डरा हुआ मार्को घर की तरफ भागता है और बिस्तर के नीचे छुप जाता है। देर रात उसके पिता वापस आते हैं। उनका हाल बहुत खराब होता है। उनके हाथ कांपते हैं। वो शराब पीते हुए बड़बड़ा रहे होते हैं। ये सब देखकर मार्को का अपनी मां को ढूंढने का इरादा और पक्का हो जाता है। अगली सुबह मार्को चुपचाप अपना सामान पैक करता है और केबिन छोड़कर निकल जाता है। वो मिको के पास जाता है और उसे भी स्टोन वैली चलने के लिए मना लेता है। लेकिन रास्ते में मिको अचानक रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। मजबूरी में मार्को उसे सब सच बता देता है। फिर दोनों बच्चे जंगल के किनारे पहुंचते हैं। तभी दूर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। दोनों जल्दी से झुक जाते हैं और अपनी सांस रोककर छिप जाते हैं, ताकि कोई उन्हें देख न सके। वो दोनों एक संकरे रास्ते पर चलते हैं और एक छोड़ी हुई कार में छुप जाते हैं। दोनों लड़के घबराकर कार की खिड़कियों से बाहर झांकते हैं। अचानक ज़ॉम्बी जो कार की खिड़कियों पर जोर जोर से मार रहे होते हैं। मिको डर के मारे घबरा जाता है। मार्को उसे शांत कराने की कोशिश करता है और अपने हाथों से उसके कान ढक लेता है। तभी अचानक बाहर के सारे ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और डर के मारे कांपते हुए मार्को को देखकर हैरानी होती है कि सामने उसके पिता खड़े हैं। उसके पिता पहले मार्को को ध्यान से देखते हैं कि कहीं वो घायल या कांटा तो नहीं गया। वो मिको को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं और सीधा मार्को का हाथ पकड़कर उसे तुरंत वापस कैंप चलने के लिए कहते हैं। लेकिन मार्को गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर अपने पिता पर चिल्लाता है।
वो कहता है कि मिको की मां की मौत के लिए वही जिम्मेदार है और यहां तक कि उसे शक है कि शायद उसकी अपनी मां को भी उसके पिता ने ही मारा होगा। पिता के पास समझाने का वक्त नहीं होता। वो सिर्फ जानते हैं कि इस शोर की वजह से और ज़ॉम्बी आ सकते हैं। मजबूरी में उसके पिता मार्को को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं और मिको को बचाने वापस लौटते हैं। उनकी गोलीबारी बिल्कुल सटीक होती है और हर एक ज़ॉम्बी गिरता जाता है। कुछ ही देर में मिको को सुरक्षित खींच लाते हैं। तभी मार्को पीछे मुड़कर देखता है, एक ज़ॉम्बी चुपके से उसके पीछे आ चुका होता है। घबराहट में मार्को कांपते हाथों से बंदूक तान देता है। अचानक हुई फायरिंग से उसके पिता भी चौंक जाते हैं। वो फौरन मार्को की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाते, एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। फिर भी उसके पिता किसी तरह लड़कर उस ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं और बाल बाल बच जाते हैं। जल्दी से उठकर वो मार्को के पास दौड़ते हैं और देखते हैं कि सब ठीक है। फिर वो मार्को को भरोसा दिलाते हैं कि मिको अब सुरक्षित है। इसके बाद वो जल्दबाजी में मार्को से कहते हैं कि अब तुरंत कैंप वापस चलना होगा। तभी उसके पिता अपनी बांह ऊपर करके दिखाते हैं, जिसमें एक ताजा काटने का निशान होता है। ये देखकर उन पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि वो जानते हैं इसका मतलब क्या है। जल्दी ही वो मार्को से दूर हटकर खुद को पास के एक पेड़ से बांध लेते हैं। मार्को को कुछ गड़बड़ लगती है और वो धीरे से अपने पिता के पास जाता है। तब उसके पिता सच्चाई बताते हैं। उन्होंने मिको की मां को क्रूरता से नहीं मारा था, बल्कि वो पहले ही ज़ॉम्बी से संक्रमित हो चुकी थी और उसे तकलीफ से बचाने के लिए मारना पड़ा। ये सुनकर मार्को अपने पिता को जोर से गले लगा लेता है। उसके पिता भी उसे गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उसे कोई खतरा हो। उन्हें पता होता है कि अब उनका समय खत्म हो रहा है और जल्दी ही वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। भारी मन से वो मार्को से कहते हैं कि अब वो यहां से चला जाए। आंसू रोकते हुए वो मिको का हाथ पकड़ता है और दोनों चल पड़ते हैं। जैसे ही वो दूर जाते हैं, उसके पिता की आंखें सफेद पड़ने लगती हैं। कुछ ही पल बाद जंगल की खामोशी में एक गोली की आवाज गूंजती है। मार्को रुकता है, उसका दिल दुख से भर जाता है, लेकिन वो चलता रहता है। अब जब उसके पिता की सुरक्षा नहीं है, तो उसे खुद मजबूत बनना पड़ेगा। रात को दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर दुबक जाते हैं, लेकिन उसकी मां की तस्वीर उसे उम्मीद की एक किरण देती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो फिर से चल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो जंगल से निकलकर वहां रेल की पटरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उनका खाना लगभग खत्म हो जाता है। तभी उन्हें पटरी के पास एक आदमी बैठा दिखता है। वो आदमी मार्को को ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसे परख रहा हो। हिम्मत जुटाकर मार्को उससे खाने के लिए पूछता है। आदमी तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। तो वो कहता है कि काश वो मदद कर सकता, पर वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके घर में कई बच्चों की जिम्मेदारी है। मार्को जिज्ञासा से पास की एक बिल्डिंग की ओर देखता है, जिसके खिड़कियों में लोहे की जालियां लगी होती हैं। तब उसे एहसास होता है कि उस आदमी के सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। आदमी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, इसलिए उन्हें घर में बंद करके रखता है। पेट भरने के बाद मार्को और मिको फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ती है। जल्द ही उन्हें पटरियों पर खड़ी एक छोड़ी हुई ट्रेन दिखती है। मार्को धीरे धीरे आगे बढ़कर एक छोटा सा गैप खोलकर अंदर झांकता है और देखता है कि पूरा ट्रेन डिब्बा ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। डर के मारे दोनों लड़के पीछे की ओर गिर जाते हैं। गनीमत यह होती है कि ज़ॉम्बी अंदर फंसे रहते हैं और बाहर नहीं आ पाते। दोनों वहां से जल्दी निकल जाते हैं। तभी दो हथियारबंद आदमी अचानक उनका रास्ता रोक लेते हैं। उन लोगों ने उन्हें एक गाड़ी में बिठा लिया। लंबी और डरावनी सवारी के बाद उन्हें एक सर्वाइवर कैंप में ले जाया जाता है। वहां के लीडर जॉन दोनों लड़कों को ध्यान से देखता है। जैसे ही उसे समझ आता है कि ये दोनों बच्चे संक्रमित नहीं हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। जॉन उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, सब वायरस से संक्रमित थे। इन दोनों स्वस्थ लड़कों को देखकर जॉन को उम्मीद की एक किरण मिलती है। उसे लगता है कि ये बच्चे वायरस का इलाज ढूंढने में मदद कर सकते हैं। मार्को बहुत जिद्दी और कंट्रोल में नहीं रहता, जो जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिर में जॉन मार्को को मारने का आदेश दे देता है।
एक दाढ़ी वाला आदमी जो बच्चे को मार नहीं पाता, चुपचाप मार्को को छोड़ देता है। जब दाढ़ी वाला आदमी और मदद करने से मना कर देता है तो मार्को चोरी छुपे फिर से कैंप में घुस जाता है। वह मिको को ढूंढता है और दोनों गार्ड्स को चकमा देकर रात में भाग जाते हैं। अगले दिन जब जॉन को पता चलता है कि लड़के भाग गए हैं, वो गुस्से में दाढ़ी वाले आदमी के सिर में गोली मार देता है। इधर मार्को और मिको को नहीं पता कि वो कितनी दूर तक भाग चुके हैं। मिको बार बार पानी के लिए कराहने लगता है। गुस्से और थकावट में मार्को मिको पर चिल्लाता है कि उसे मिको को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जब वो मिको की रोती हुई आंखें देखता है तो उसका गुस्सा पिघल जाता है। मार्को पानी की तलाश में निकल पड़ता है। उसे एक छोड़ी हुई बिल्डिंग मिलती है जहां पहले के बचे हुए लोगों के सामान पड़े होते हैं। मार्को कुछ कपड़े और एक आधी बोतल पानी ढूंढ लेता है। बिल्डिंग की बालकनी पर पहुंचकर उसे पहली बार जंगल से बाहर की असली दुनिया दिखाई देती है। हर तरफ भयंकर तबाही और ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है। जंगल सिर्फ उसका घर नहीं था, बल्कि उसके पिता द्वारा बनाया गया एक सुरक्षित परिकथा जैसा संसार था, ताकि वो असली भयानक दुनिया से बचा रहे। अचानक बिल्डिंग के नीचे से आवाजें आती हैं। जॉन और उसके आदमी वहां पहुंच चुके होते हैं। जॉन तुरंत मिको को मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन तभी एक ड्रोन ऊपर से आता है। अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और जॉन समेत उसके सारे आदमी वहीं मर जाते हैं। मार्को छुपकर सब देखता है। थोड़ी देर बाद 2 फुली आर्म्ड सोल्जर आते हैं। मिको मार्को को देखकर उसे जाने का इशारा करता है, लेकिन मार्को गलती से आवाज कर देता है। सोल्जर तुरंत उस पर ध्यान दे देते हैं। मिको जमीन से एक हथियार उठा लेता है। सोल्जर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और मिको को गोली मार देते हैं। मार्को टूट जाता है। मिको ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सोल्जर्स के जाने के बाद मार्को फिर से खुद को संभालता है और अकेले अपनी यात्रा जारी रखता है। वो अब भी अपनी मां को ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड रहता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि स्टोन वैली नाम की कोई जगह थी ही नहीं। वो तो उसके पिता की बनाई हुई एक काल्पनिक जगह थी। गुस्से में वह अपनी परिकथा वाली किताब फाड़ देता है और जोर से चीख पड़ता है, पर जवाब में उसे बस ठंडी और सुनसान खामोशी मिलती है। वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे के बड़े शहर को देखता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वह जिज्ञासा में उस शहर में चला जाता है। एक पत्थरों का विशाल जंगल। उसे लगता है शायद यही स्टोन वैली है, लेकिन शहर में भी ज़ॉम्बी भरे हुए होते हैं। वह धीरे धीरे बचते बचाते एक छोड़े हुए अस्पताल में पहुंचता है। वहां एक कमरे में उसे एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला दिखती है। मार्को सोचता है कि यह वही परी है, उसकी मां है। वो धीरे धीरे पास जाता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और अगले ही पल मार्को को हाथ में तेज दर्द होता है। जब महिला पलटती है तो मार्को उसके चेहरे पर किसी परी का नहीं, बल्कि एक डरावने ज़ॉम्बी का चेहरा देखता है। मार्को तुरंत भागने लगता है और पीछे से दरवाजा एक लोहे की छड़ से बंद कर देता है। अंदर ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर जोर से मारते रहते हैं। मार्को रोने लगता है। आखिरकार अस्पताल से भागने के बाद वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसका चेहरा खाली नजर आता है। वो एक दीवार के पास पहुंचता है जहां लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। चुपचाप अपनी मां की तस्वीर भी वहां चिपका देता है। इसके बाद वो एक और छोड़ी हुई बिल्डिंग में चला जाता है जहां से आवाज आ रही होती है। पास जाकर देखता है तो वो बस एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। उस आवाज से ज़ॉम्बियों का झुंड वहां पहुंच जाता है। कमजोर दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिक सकता। थक हार कर मार्को हार मान लेता है और अपने हेडफोन पहन लेता है। ज़ॉम्बियों के अंदर आने का इंतजार करता है। तभी अचानक आसमान से गोलियों की बारिश होने लगती है। जब मार्को अपनी आंखें खोलता है तो उसे पहली बार वो परी दिखती है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। उस महिला सैनिक का चमकता चेहरा बिल्कुल परी जैसा लगता है। वो अपना मास्क उतारती है और मार्को के हाथ का जख्म देखकर तुरंत बंदूक निकाल लेती है। लेकिन मार्को डरता नहीं। वो शांति से उसे गले लगाता है और उसके चेहरे से आंसू पोंछ देता है। फिर महिला सैनिक को मार्को की हथेली पर एम का निशान दिखता है। ये निशान नए जन्मे बच्चों का होता है जो वायरस के प्रति इम्यून होते हैं और इंसानियत की आखिरी उम्मीद होते हैं। मार्को उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों मिलकर बर्बाद हो चुके शहर से बाहर निकल जाते हैं।
अगर आपको ऐसी ही मजेदार और इमोशनल मूवी की कहानी पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।